ट्रांसपेरेंट टेल्स विद शेरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एपिसोड को पूरा देखने के लिए साथ में पॉपकॉर्न रखें। एपिसोड को एंजॉय करने के लिए चेहरे पर स्माइल रखें और एपिसोड को दोबारा देखने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। IVR's metro announcement, शिनचैन, पिकाचू, एडवर्टीजमेंट्स, इन सब के पीछे की जो वॉइस होती है हमें सुनने में बहुत अच्छी लगती है। बट वी जनरली थिंक ऑफ कौन होते हैं ये लोग who give life to all of these things. Today's episode is absolutely for that. Welcome to another episode of Transparent Tales with Sherry. जो गेस्ट आज मुझे ज्वाइन कर रही हैं, she will answer all of it. We would ask her क्या होती है ये वॉइस ओवर इंडस्ट्री, हु आर वॉइस ओवर आर्टिस्ट, कैसे इस फील्ड में जाया जाता है, what is this fascinating journey and this fascinating process of giving life to all these characters. कैसे कोई भी एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन सकता है, अपनी वॉइस को किस तरह इनहैंस कर सकते हैं, कैसे क्लैरिटी ऑफ स्पीच ला सकते हैं, एंड हाउ वी ऑल कैन बी अ मास्टर ऑफ अ सुपर्ब क्वालिटी वॉइस. Today, I have a guest who has 11 years of experience in voiceover industry and dubbing. She has worked with a lot of government organizations. She has done work with All India Radio as well, e-learning projects, IVRs, government projects, narrations, what not. She has been the voice behind all of them. I have with me the voiceover artist, Rashi Khanna. Welcome to Transparent Tales with Sherry. Thank you so much, Sherry. And I'm already so excited आज to have you. And जो ये topic है voice over, ये खुद में इतना interesting topic है and I personally relate to this so much. बहुत ही fascinating field मुझे लगती है. And sitting with a talented person like you, मुझे ऐसा लग रहा है कि पता नहीं मैं कितना सारा कुछ सीख लूँ आज आपसे. But to begin with, एक अगर हम बहुत सिंपल तरीके में समझे, बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं जिनको आवाज़ मिल जाती है, या हम IVR की बात करें या कहीं अनाउंसमेंट्स की बात करें, क्या ये सब कुछ इसमें आता है या फिर अपार्ट फ्रॉम दिस और क्या क्या आता है वॉइस ओवर? ओके, सो एब्सोल्युटली वॉइस ओवर बहुत ज़्यादा वास्ट है. इसमें IVRs भी है, डॉक्यूमेंट्रीज है, नरेशंस है और आजकल बहुत सारे ऑडियो बुक्स हैं और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो हैं, जितना भी वॉइस बेस्ड सारी चीज़ें हैं वो सब वॉइस ओवर का ही पार्ट है. डबिंग से लेके जितनी भी आज इनफैक्ट पॉडकास्टिंग भी जो है वो वॉइस ओवर का भी आप कह सकते हो सिस्टर कंसर्न. बेशक ही वो ई लर्निंग है, ट्यूटोरियल्स बनते हैं, आजकल जितने सारे एजुकेशन जो है ऑनलाइन कोर्सेज बनते हैं, वो सारे वॉइस ओवर का ही पार्ट है. बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, मैं जब की आवाज़ सुनती हूँ ना तो आई फील लाइक कि मैं और सुनूँ, आई कुड हियर मोर ऑफ वेरिएशंस. तो although I am very much aware कि आपने जो काम किया हुआ है, but still I have a hunger to hear that. तो अगर आप for me and for the people who are watching, अगर if you can show us some samples, कुछ voice modulations that you have done. तो be it a documentary, narration, तो बहुत सारे corporate assignments भी जो हैं वो भी किए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मज़ा मुझे IVRs करने में ही आया है. Welcome to Rahul Overseas. हिंदी में जानकारी के लिए 1 दबाएं. अगर आप इंग्लिश में जानना चाहते हैं तो उसके लिए 2 दबाएं. लाइक इफ यू वांट टू स्पीक टू अ कस्टमर केयर रिप्रेजेंटेटिव तो उसके लिए 4 दबाएं. स्टोरी टेलिंग में कई सारे कैरेक्टर्स प्ले किए हैं किड वॉइस में, जैसे मैंने दिया है. सो इट्स लाइक कि जैसे अगर एक बच्चा अपनी मदर से बात कर रहा है तो लाइक, अरे माँ मुझे तो आज बहुत भूख लगी है, आज शाम को मैं ज़रूर आइसक्रीम खाऊंगा, प्लीज़ मुझे खिला देना ना. इस तरह के किड्स वॉइस ओवर भी जब स्टोरी टेलिंग में यूज़ की जाती है तो उसमें आपको अपना रोल प्ले करना होता है. बीइंग इट लाइक वो मदर का कैरेक्टर है या फिर किसी चाइल्ड का कैरेक्टर है, कोई एनिमल भी हो सकता है. और इस तरह के जो है अलग अलग एनिमेशंस के लिए आपको अपने कैरेक्टर वॉइसेस जो है वो यूज़ करनी होती है और बड़ा मज़ा आता है इन सब चीज़ों को करने में. यस, राइट नाउ दैट आई एम सिटिंग विद यू, तो एक जो बहुत ही वाइब्रेंट एनर्जी है ना, दैट इज बीइंग ट्रांसमिटेड एंड आई एम ऑलरेडी फीलिंग कि कितना फुल ऑफ लाइफ वर्क है. आई एम श्योर. मुझे लगता है कि एक जैसे हम एक्टर के लिए बोलते हैं कि उस एक्टर को
वो कैरेक्टर खुद प्ले करना Absolutely, पड़ता है absolutely. टू गिव इट लाइफ, Yes. वो वॉइस ओवर में भी होता है। बिल्कुल, जब आप कैरेक्टर वॉइसेस करते हैं तो आपको उस कैरेक्टर में घुसना पड़ता है। अगर आप किसी एक चाइल्ड का रोल प्ले कर रहे हो तो आपको उस तरह की चीजें जो है अपनी वॉइस के माध्यम से अपने लोगों तक पहुंचानी है, ताकि एक आपका ऑडियंस का उस चीज के लिए एक इंटरेस्ट पैदा हो और वो उस वर्ल्ड में पहुंच जाए जो आप उनको दिखा रहे हो। वॉइस ओवर एक ऐसा इंडस्ट्री है लोगों का कॉन्शियसली ध्यान नहीं जाता कि अच्छा ये भी एक इंडस्ट्री है, इसमें भी एक करियर एस्टैब्लिश कर सकते हैं हम। सो आई वांट टू नो आप कैसे इस करियर में आए, आपको वॉइस ओवर कैसे पता चला? एग्जैक्टली एकदम से तो वॉइस ओवर में आना नहीं हुआ, बिकॉज आई वॉज इनटू फैशन डिजाइनिंग। अब जब मैं इतने लोगों को बोलती हूँ कि आई वॉज इनटू फैशन डिजाइनिंग अर्लियर, तो वो बोलते हैं कि एकदम से इतना मेजर स्विच आपने कैसे किया। तो उस टाइम पर एक बार मैं ऐसी न्यूज़पेपर देख रही थी तो मैंने एक एड देख लिया और उस एड में लिखा हुआ था कि लाइक यू अर्न मनी विद योर वॉइस। आई वॉज लाइक कि ऐसा कौन सा काम है जिसमें आवाज से भी आप अर्न कर सकते हो। देयर वॉज वन स्टूडियो इन साउथ दिल्ली एंड आई स्पोक टू दैट पर्सन और उन्होंने कहा कि हाँ ऐसा है, आप आ जाइए ऑडिशन के लिए आ जाइए। और मुझे एबीसी भी नहीं पता थी। देन आई वेंट देयर। वो जो रिकॉर्डिंग थी वो एक आईवीआर के लिए रिकॉर्डिंग थी। और फिर उन्होंने मुझे एक हिंदी में स्क्रिप्ट दी, उन्होंने कहा कि आपको ये बोलना है। और मैंने पहले ही बता दिया था कि मैं इस इंडस्ट्री से नहीं हूँ, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप इस चीज़ को बोलो। एंड देन फिर मैंने वो आईवीआर रिकॉर्ड किया एंड दे लाइक्ड इट। मेरी उस वक्त वो फील्ड नहीं थी, बट यू नो लाइफ में कहाँ से चीज़ें आपके लिए कनेक्शन बन जाती हैं आगे जाके, वो आपको खुद नहीं पता होता। अब इन फैशन डिजाइनिंग में तो मैं वर्क कर ही रही थी, फिर इंडस्ट्री को बहुत पास से भी देख लिया था एंड उसके बाद एक फेज आया, आई वांटेड अ ब्रेक। फिर ये मेरा ही डिसीजन था कि मैं इस लाइन को अब क्विट करूंगी। And one fine day I was sitting idle. I was thinking like Rashi, what do I do now? ऐसे मैं गूगल पे कुछ सर्च कर रही थी कि उनको फ्रेशर की रिक्वायरमेंट है किसी वर्क के लिए, और वो वॉइस ओवर का काम था। देन आई स्टार्टेड सर्चिंग कि वॉइस ओवर, फिर देन मुझे एकदम से क्लिक हुआ कि हाँ मैं ऐसा एक काम पहले कर चुकी हूँ। लिटरली फिर मैं गई वहाँ पर एंड उसके बाद फिर कई सारे वहाँ पे ऑडिशंस के लिए लोग आए हुए थे, क्योंकि मैं भी बोल कर गई थी कि मैं फ्रेशर हूँ, बट आई डोंट नो समहाउ आई वाज रिजेक्टेड। वो मेरे लिए थोड़ा सेटबैक था, क्योंकि कुछ चीजें बोल दी गई थी कि यू कैन नेवर बी अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट। तो ठीक है, यू नो आपके लिए कई दफा रिजेक्शंस भी लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं, बिकॉज यू नो दीज आर द थिंग्स व्हिच एक्चुअली टेक यू फॉरवर्ड। एंड देन उसके बाद एक ऑडिशन और था, उसके अंदर में लाइक दे आल्सो वांटेड अ फीमेल वॉइस, जो कि फ्रेश वॉइस होनी चाहिए थी। आई सेड कि ठीक है, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स भी आएंगे, रिजेक्शंस भी आएंगी, बट ज़्यादा से ज़्यादा ना ही तो करेंगे। लाइक यू नो वो ऑडिशन हुआ, दैट जेंटलमैन ही वाज वेरी नाइस। वो साउथ दिल्ली में उनका स्टूडियो है, आज भी है। आज मुझे 10-11 साल हो गए इस इंडस्ट्री में, तो शायद वो जो एक कॉन्फिडेंस मैं गेन कर पाए उनके थ्रू एक प्रोजेक्ट मैंने किया था, और वही प्रोजेक्ट मुझे उसने एक यू नो एक सोचने पर एक कॉन्फिडेंस दे दिया कि हाँ मैं इस लाइन में आगे आ सकती हूँ। वो एक रेडियो ड्रामा बन रहा था जहाँ पे 4-5 कैरेक्टर्स थे, और वहाँ पर मैंने एक रोल प्ले किया था। दैट वाज क्षितिज स्टूडियोज। थैंक यू सो मच। आई मस्ट से कि आज अगर मैं इस इंडस्ट्री में हूँ, इट्स जस्ट बिकॉज द फर्स्ट ब्रेक दैट यू हैव गिवन टू मी, आकाश जी। ही अपलोडेड माय वॉइस सैंपल्स ऑन वेबसाइट, वहाँ पे सभी आर्टिस्ट के वॉइस सैंपल्स अपलोडेड थे, वहाँ से भी मुझे कई कॉल्स वगैरह भी आई थी। तो आई वॉज वेरी मच सेटिस्फाइड कि मेरे लिए यही एक सबसे बड़ा पॉइंट था। आई एनरोल्ड माई वर्क, उसकी मैंने अपने वॉइस सैंपल्स ऑलरेडी स्टूडियो में जाकर बनाए थे, एंड आई टुक सम काइंड ऑफ लाइक यू नो ट्रेनिंग वर्कशॉप्स भी फिर मैंने की। एंड फिर अब क्या होता है ना कि आज के ज़माने में आपकी स्किल सिर्फ स्किल ही है, अगर वो आप तक ही रहेगी, अगर वो लोगों तक नहीं पहुंच रही है, इसके लिए आपको अपनी मार्केटिंग पर भी ध्यान देना है। आप ये तो वही वाली बात है ना कि आपके पास आप कोई सामान बेच रहे हो, यू नो यू आर सेलिंग सम काइंड ऑफ वर्क, बट हाउ डू यू रीच पीपल? आपके पास क्लाइंट्स कैसे आएंगे, उसके लिए आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी भी होनी चाहिए। यू नो कैसे आप उन तक पहुंचाओगे? सो देयर इज वन वेबसाइट लाइक यू नो voiceartists.com, बाय इट इज रन बाय मिस्टर नीरज मेहरा। तो उनके प्लेटफॉर्म पर मैंने अपने वॉइस सैंपल्स डाले, मैंने रजिस्टर किया था वहाँ पे। तो मुझे मेरे लाइफ का सेकंड या थर्ड मेरे ख्याल से प्रोजेक्ट है, मुझे वहाँ से मिला। आई वुड से इवन अ बिग डिसीजन, क्योंकि आप जिस फील्ड में पहले थे उससे एकदम डिफरेंट फील्ड था, एंड यू हैड नो आइडिया अबाउट दैट, राइट? एब्सोल्युटली। सो व्हेन यू वर एंटरिंग, अभी बहुत सारे लोग जो
एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम आई थिंक वो लोग रिलेट करेंगे, जो लोग अपने करियर में चेंज लाना चाहते हैं, उस एक कंप्लीटली डिफरेंट फील्ड में जाना चाहते हैं, बट देन देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन देयर माइंड उस टाइम पर। एक तो डाउट होता है कि यार इस पॉइंट पर आकर मैं करियर चेंज कर रहा हूँ, जैसे होता है ना आपने 2021 तक पढ़ाई करो, उसके बाद एक करियर पकड़ो एंड चलते जाओ उसमें। तो अगर आप बाद में जाके चेंज करते हो तो एक तो वो डाउट होता है कि एम आई लेट फॉर दिस करियर। फिर सेकंड होता है कि हाउ टू एंटर, अब मैं वो नॉलेज ट्रेनिंग कहाँ से लूँ, कैसे खुद को ट्रेन करूँ। सबसे मेन चीज ये है कि ना नेटवर्किंग आप जितना कर सकते हो ना उतना करो, लोगों से बातचीत करो, लोगों को जानो और उनकी लाइफ से भी सीखने की कोशिश करो। तो कहीं ना कहीं आपके जितने भी डाउट्स हैं ना वो क्लियर होने शुरू हो जाते हैं, आपको एक रास्ता मिलना शुरू हो जाता है। मोस्टली आपका प्रोजेक्ट बेस्ड वर्क रहा है, तो अभी अगर हम जो भी ऐसे इंडस्ट्रीज की बात करें जहाँ पे इट्स मोर अबाउट प्रोजेक्ट, राइट, वॉइस ओवर हो गया, हम एक्टिंग की बात कर रहे हैं, इवन इफ यू आर वर्किंग एज एनी प्रोफेशनल, आप डिजाइनिंग में हो, आप किसी भी चीज में हो, तो एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ प्रोजेक्ट्स। एब्सोल्युटली वो आपके सामने आया कभी, या क्या उस फेज में लाइक हाउ डिड यू केप्ट योरसेल्फ गुड? तो शुरुआत में थोड़ी सी आपको टाइम लगेगा अपनी बेस बनाने के लिए। आप जितने क्लाइंट्स के साथ कनेक्ट करेंगे तो उसमें ये होता है कि चलो एक क्लाइंट का आपने खत्म किया काम, तो उसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्लाइंट के लिए वर्क तैयार है। और इसमें एक चीज मैं आपको ये बोलना चाहूंगी कि वॉइस ओवर इंडस्ट्री में हर भाषा के लिए काम है। अगर मैं हिंदी या इंग्लिश में बात कर रही हूँ, ठीक है, मैं रिकॉर्ड करती हूँ, तो हिंदी और इंग्लिश में सारे ही करते हैं मोस्टली इसमें कंपटीशन लेवल हाई है। मोस्टली सभी करेंगे, अदरवाइज या तो आपकी वॉइस इतनी लेवल उनका इसका डिफरेंट होना चाहिए कि सामने वाला बंदा बोले मुझे तो यही आर्टिस्ट की वॉइस चाहिए, राइट। तो इसके अलावा अगर आपकी कोई रीजनल लैंग्वेज पर भी पकड़ है तो ये आपके लिए एडेड एडवांटेज है। सो आई रिकॉर्ड इन पंजाबी एज वेल, सो इट्स लाइक के काम वहां से नहीं आया तो घूम फिर के वहां से आ गया। तो आपको अपने आप को इतना वर्सेटाइल बनाना है कि अगर चलो एक लैंग्वेज में काम नहीं आ रहा है तो दूसरे में आ जाए। और इसके साथ ही साथ मैं किड्स राइम्स भी मैंने बहुत सारी रिकॉर्ड की हैं, तो ठीक है, मार्केटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यू नो, जब आप अपने प्रोजेक्ट्स कर रहे हो और तब तो आप बिजी हो, लेकिन जब आपके पास वर्क नहीं है तो उस टाइम पे आपकी मार्केटिंग जो है वो अच्छी होनी चाहिए। अपने प्रोफाइल को, पोर्टफोलियो को आपको यू हैव टू बी देयर। ऑनलाइन का ज़माना है, इट्स अ डिजिटल वर्ल्ड राइट नाउ, तो उसका जितना यूज़ कर सकते हैं उसको करें। वहाँ पर अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर अपनी इंफॉर्मेशन डालो, अपने वॉइस सैंपल्स डालना। आपने बोला जो मुझे समझ आया इससे, पहला तो वर्सेटैलिटी होना चाहिए। यू शुड बी ओपन टू वर्क डाइवर्सली इन अ फील्ड। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ अपना एक नीश पकड़ के बैठ गए हो एंड यू आर थिंकिंग अब इसी का फ्लो आता रहे, राइट। एंड देन सेकेंडली एज यू सेड दैट इट टेक्स टाइम, सो बट इम्पोर्टेंट ये है कि यू आर एबल टू मार्केट योरसेल्फ, आप अपने सैम्पल्स क्रिएट करें, अपने ऊपर वर्क करें। एंड आई थिंक दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिकॉज अब हम अगर इवन टेक्निकल फील्ड्स में भी जाते हैं ना, अ लॉट ऑफ पीपल दे आर विलिंग टू वर्क एज फ्रीलांसर्स। एब्सोल्युटली, जिस इंडस्ट्री में आपका एक फुल टाइम रोल भी हो सकता है, ज्यादातर लोग एज फ्रीलांसर्स वर्क करना चाहते हैं, बट देन दे वेट फॉर द प्रोजेक्ट्स टू कम। यस यस यस। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट पे काम करो, जब नहीं है अपना पोर्टफोलियो। सो जब आपने डिसाइड करा कि आई वांट टू गेट इनटू दिस इंडस्ट्री वॉइस ओवर में, आई एम श्योर आपके अराउंड के बहुत सारे लोगों को भी इंफॉर्मेशन या नॉलेज नहीं होगी इसके बारे में कि होता क्या है। सो जैसे आपने प्रोजेक्ट्स लेने स्टार्ट करे या आपने घर पर बताया होगा, क्या फर्स्ट रिएक्शन था सबका? पेरेंट्स वर ऑलवेज विद मी, मतलब कि उनकी तरफ से हमेशा से अप्रिसिएशन ही मिली है कि चलो अपने खुद के बलबूते पे कुछ करना चाह रहे थे। बट जो आसपास के लोग थे बोलते थे हाँ जी वॉइस ओवर क्या होता है। सो आई यूज्ड टू लिटरली एक्सप्लेन देम कि वॉइस ओवर ये है। अच्छा, देखा तो हुआ है, अच्छा ये होता है वॉइस ओवर, इसमें कुछ मिलता भी है, अच्छा ये कैसे काम करते हैं। सो दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस यूज्ड टू कम टू मी। यूजुअली क्या हुआ है ना, लोगों को शुरू से ये लगता था कि डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, चलो इसी में करियर है। बट थैंक्स टू दिस एरा, बेसिकली आजकल इतने सारे अपॉर्चुनिटीज हैं, इतने सारे आजकल बिजनेसेस आ गए हैं, इतने सारे वर्क आ गए, प्रोफेशंस आ गए हैं कि आप उन प्रोफेशन में अपना करियर बना सकते। Since voiceover was a new field for you, so I want to know कि this melodious voice that you have, the beautiful voice, you always had it, इसलिए आप easily voice over में चले गए, या even आपने भी वर्क करा अपनी वॉइस के ऊपर? दोनों ही चीजें। एक्चुअली माय मम
शी इज अ वेरी गुड सिंगर, मतलब बहुत अच्छा गाती हैं वो। So you have तो got those things. Okay. वहां से जी या वो चीजें आई हैं। तो इट्स लाइक कि जैसे हम टीवी में भी कुछ देखते थे ना, एंड एक माहौल बन जाता था घर के अंदर में। सो शुरुआती दौर में थोड़ा सा मतलब ये भी होता था कि चलो ठीक है, अपनी वॉइस को कैसे कंट्रोल रखना है, क्या करना है। सो ब्रीदिंग टेक्निक्स मैंने शुरू की, ये तो बहुत ही Okay. ज़रूरी है। इनफैक्ट जब भी आप किसी वॉइस बेस्ड वर्क में आते हैं, आपको अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल कैसे रखना है, ब्रेथ को कैसे कंट्रोल रखना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। बिकॉज जब आप छोटी स्क्रिप्ट जब आप रिकॉर्ड करते हो तब तो ठीक है, लेकिन जब लॉन्ग ड्यूरेशन वाली स्क्रिप्ट होती है तो वहाँ पर फिर बहुत मुश्किल होती है। बिकॉज फिर आपको देखना पड़ता है कहाँ पॉज लेना है, कहाँ पे आपको कहीं पे मतलब ऊपर लेकर जाना है, नीचे लेकर जाना है अपने वॉइस को। तो मुझे शुरुआत में थोड़ी दिक्कत हुई थी, तो फिर ब्रेथ के ऊपर कंट्रोल पे उस पे काम करना शुरू किया। एंड देन डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस पर मेनली मैंने फोकस किया। धीरे धीरे फिर उसके बाद फिर इन्हीं टेक्निक्स को फॉलो करके फिर मैंने इसी में अपनी रेंज वॉइस की आगे बढ़ाई। अभी भी मुझे कई दफ़ा ऐसा लगता है कि नहीं, इससे और बेटर होना चाहिए। बिकॉज क्या होता है, अब तो इतने सारे वॉइस ओवर्स कर लिए तो कई दफ़ा गला इतना बैठ जाता है। सो उसके लिए फिर लाइक हमिंग इज़ वेरी नेसेसरी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो Okay. इस पर भी मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की है कि हमिंग मेरी डेली प्रैक्टिस में होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और पूरी कोशिश रहती So है कि मैं इसको humming की रेगुलर। जो हम बात कर रहे हैं, is that कि जैसे हम एक ओम का भी उच्चारण करते हैं, या जो low humming, यस what is यस। that? सो हमिंग इज बेसिकली आप अपने थ्रोट से ही करते हो और आपका मुंह ऐसे ही रहता है। तो जब आप हमिंग कर रहे हो, आप देखोगे कि आपके इंटरनल ऑर्गन्स जो है वो पूरे वाइब्रेट हो रहे हैं। एंड Okay. व्हेन योर बॉडी इज वाइब्रेटिंग, तो आपको ऐसा लगेगा कहीं ना कहीं कोई एनर्जी जो है वो फ्लो कर रही है इंटरनली। तो आपके सारे बॉडी पार्ट्स आपको ऐसा लगेगा कि एक्शन में आ गए, यू फील सो मच एनर्जी इनसाइड। इसीलिए हमिंग हो गई, ओम का उच्चारण हो गया, ये सारी चीजें जो है वो कहीं ना कहीं आपको इंटरनली स्ट्रांग बनाती है। आप अक्सर देखते हो ना, जैसे हम लोग जिम जाते हैं, योगा सेंटर जाते हैं अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए जाते हैं, Exactly. लेकिन वॉइस को कैसे फिट रखें वो भी तो जरूरी है। और True. स्पेशली जो हम लोग जो वॉइस की लाइन में है, बेशक ये मैं वॉइस ओवर्स के लिए नहीं कह रही हूँ, जो पब्लिक स्पीकिंग में है, जो कम्युनिकेशन उसमें है, जो सेल्स में है, जो इस तरह की इंडस्ट्री में जहाँ पर आपको ज़्यादा बोलना पड़ रहा है, तो वहाँ पर आपको सबसे पहले आपका मोस्टली आपका ये पार्ट ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन रहे। कोई ऐसी चीज जो आपको लगता है कि यार ये बस एक ड्रॉबैक या सेटबैक है ऑफ बीइंग अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट? वैसे तो एडवांटेजेस बहुत सारे हैं, लेकिन सेटबैक की अगर बात करें तो इट्स लाइक कि आपको जब जितने टाइम तक आपको वॉइस ओवर करना है, आपको एक बंद कमरे में बैठना पड़ता है। मीन्स नो सनलाइट। और मैं तो नेचर को बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, नेचर में रहना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो जब आप इस इंडस्ट्री में आते हो ना, तो बाहर के वर्ल्ड से आप थोड़ा सा कट जाते हो। एक साउंड प्रूफिंग एनवायरनमेंट में आपको रहना पड़ता है, जहाँ कोई साउंड नहीं, कोई कुछ नहीं, बस आप होते हो, आपका माइक्रोफोन होता है। सो नेचर से थोड़ा दूर रहना पड़ता है, नो सनलाइट, तो ये मुझे थोड़ा सा ड्रॉबैक लगती है। एंड ऐसा क्या, दैट व्हाट वुड बी दैट वन थिंग जो आप कहोगे दिस इज समथिंग दैट आई लव अबाउट माय प्रोफेशन? सबसे मेन चीज़ ये है कि वॉइस ओवर एक ऐसा प्रोफेशन है जो एज में, कलर में कोई भेदभाव नहीं रखता, रिलीजन में कोई भेदभाव नहीं रखता, किसी भाषा में भेदभाव नहीं रखता। आपकी एज जो मर्जी हो, आपका कम्प्लेक्शन जैसा मर्जी हो, आप इनफैक्ट किसी भी बैकग्राउंड से आते हो, कोई मायने नहीं रखता। सिर्फ आपका टैलेंट मायने रखता है। अक्सर ऐसी इंडस्ट्रीज भी हैं जहाँ पर एक एज के बाद आपको रिटायरमेंट लेनी पड़ती है। Exactly. लेकिन ये एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे आप किसी भी एज ग्रुप के हो, आप बेशक सीनियर भी हो सकते हो, तब भी यहाँ पर आपके लिए काम की पॉसिबिलिटी है। सो आई रियली लाइक दिस प्रोफेशन अ लॉट। या इट इज वन ऑफ द प्रोफेशन जो कंप्लीटली आपकी स्किल के ऊपर डिपेंड कर रहा है। एब्सोल्युटली। क्या एक कोई स्पेसिफिक क्वालिटी ऑफ वॉइस या कोई स्पेसिफिक चीज देखी जाती है किसी की वॉइस में, अगर कोई एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनना चाह रहा है? एक वॉइस में लाइक ठहराव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी रीडिंग स्किल्स कैसी हैं, वो बहुत मैटर करती है, किस तरह से आप बोल पा रहे हो। सो प्रोनाउंसिएशन दैट आल्सो मैटर्स अ लॉट। अब जिस भी आप बैकग्राउंड से आ रहे हैं, और कई दफ़ा आपकी छाप जो है आपकी बोली में आ जाती है।
यू नो कोई अगर साउथ इंडियन है, कोई तेलुगु बोलता है तो उनके बोलने के तरीके में वो चीज़ आ जाती है। कोई गुजराती है, मराठी है, मतलब अब जैसे मी एज अ पंजाबी, कई दफ़ा वर्ड्स में वो झलक आ जाती है। टच आ जाता पंजाबी वाला। हाँ जी, हाँ। तो उससे रिलेटेड फिर आपको वो सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। पर इसके इसके अलावा बस यही है कि आपको अपनी रीडिंग स्किल पर बेसिकली यही है कि उस पे ज़्यादा फ़ोकस आपको करना पड़ता है, ताकि आप जो भी बोल रहे हो वो सिर्फ़ रीडिंग ना लगे, बेसिकली आप उस स्क्रिप्ट में जान डाल रहे हो, आप उस स्क्रिप्ट को लाइफ़ दे रहे हो। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ता है। यस। सो अगर कोई भी पर्सन जो इस इंडस्ट्री में आना चाहता है, इज इट दैट कि वो ट्रेनिंग लेकर खुद को ट्रेन कर कर आ सकता है, या कोई स्टैंडर्ड्स या कुछ रखा जाता है कि इस तरह की आवाज के लोग ही आ सकते हैं, या जनरली इस टाइप की वॉइस को के साथ आप एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट नहीं बन सकते हो? आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट पीपल, अगर जो लोग जाना चाह रहे हैं, जिनको फैसिनेटिंग लग रहा है, तो हाउ कैन दे अंडरस्टैंड कि इफ दे आर अ गुड फिट फॉर दिस इंडस्ट्री, वो अपना करियर इसमें सोच सकते हैं या नहीं? ओके, सी वॉइस ओवर में हर तरह की वॉइस के लिए वर्क होता है, लेकिन अब ये डिपेंड करता है कि आप अपने वो वॉइस के थ्रू कैसे उस स्क्रिप्ट में जान डाल पा रहे हो, राइट? अब कई दफ़ा किसी स्क्रिप्ट की रिक्वायरमेंट ऐसी है जहाँ पर एक हैवी वॉइस चाहिए, भारी आवाज़ चाहिए, तो वहाँ पर भारी आवाज़ की रिक्वायरमेंट है। किसी जगह पे पतली वॉइस की ज़रूरत होती है, वहाँ पर भारी वॉइस जो है वो रिजेक्ट हो जाती है। मतलब इट्स लाइक कि दोनों तरीके से चीज़ें चलती हैं। अब जैसे मेरे पास कई दफ़ा लोग कॉल करते हैं, वो कहते हैं कि अच्छा आप बताइए कि मेरी आवाज़ कैसी लग रही है? क्या मैं कर सकता हूँ? क्या मैं कर सकती हूँ? देखिए, मैं सबसे बड़ी बात एक ये बोलूँगी कि पहले तो अपनी आवाज़ से प्यार करना सीखिए। सबकी वॉइस जो है वो यूनिक होती है, राइट? किसी की आवाज़ पतली है, किसी की आवाज़ भारी है, मोटी है, किसी की आवाज़ हस्की है। तो एक हस्की वॉइस का भी एक बहुत बड़ा एक इम्पोर्टेंस है और बहुत लोग पसंद करते हैं। तो जहाँ पर एक डेप्थ जो होती है, आवाज़ में गहराई होनी, ये भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। रियली इंटरेस्टेड टू कम इनटू दिस इंडस्ट्री। आई थिंक ये इंडस्ट्री सबको वेलकम करती है, बस अपनी स्किल पर पॉलिश करने की ज़रूरत है। एंड येस, ऐसा नहीं है कि कोई भी आ गया तो वॉइस ओवर यू कैन डू वॉइस ओवर, इसके पीछे बहुत मेहनत लगती है। लॉट ऑफ हार्ड वर्क इज़ रिक्वायर्ड। आपको हर चीज़ को डेप्थ में सीखना होता है कि आईवीआर कैसे वर्क करते हैं, डॉक्यूमेंट्री कैसे रिकॉर्ड होती है, डिजिटल एड्स आजकल है, फिर उसके बाद कॉर्पोरेट वीडियोस के लिए वॉइस ओवर कैसे किया जाता है, ई लर्निंग में कैसे वॉइस देनी होती है, फिर डबिंग में कैसे काम किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ऑडियो बुक में क्या फ्लो रखना पड़ता है, ये सारी चीज़ें जो हैं इन सब के बारे में सीखना पड़ता है, तब कहीं जाकर आप मतलब वॉइस ओवर को अच्छे से अपना बेस्ट दे सकते हो। Now I would like to ask you some questions. So when people got to know, जैसे मैंने बोला कि जब भी कोई गेस्ट आता है ना, तो I ask people around कि what you would like to know, तुम्हें क्या जानना है. Then I realized कि कितने लोगों को अपनी वॉइस से प्रॉब्लम है and everybody is willing to work upon it. So I have a long list of questions. इफ यू कैन आंसर दोस टू मी, और आप बता सकते हो कि लोग अपनी इन प्रॉब्लम्स को कैसे वर्कआउट कर सकते हैं. जब हम बात कर रहे होते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि बात करते करते ना ब्रेथलेसनेस हो जाता है और बोलते बोलते आवाज ही गायब हो जाती है या इतना बहुत ही पतली और बहुत वियर्ड आवाज हो जाती है. डोंट नो व्हाई दैट हैपेंस. तो व्हाई डज दैट हैपन और इस पे वर्क कैसे कर सकते हैं? जैसे हमारे साथ तो अक्सर ऐसा हो जाता है कि जब लंबी लंबी वॉइस ओवर्स कर लेते हैं आवाज थक जाती है. बट अगर ऐसा हो रहा है तो कहीं ना कहीं शायद हो सकता है कि आपकी ब्रीदिंग प्रॉपर नहीं है, तो आप अधूरा सांस ले रहे हो, हाफ सांस जिसे बोलते हैं, हाफ ब्रेथ. तो क्या होता है कि अगर आप प्रॉपर ब्रेथ नहीं ले रहे हो, पूरी पूरी आपकी ब्रीदिंग नहीं जा रही है, तब भी आपको ये दिक्कत हो सकती है, इस वजह से अराइज हो रही हो. तो कोशिश ये करें कि आप थोड़ा सा प्राणायाम करने की कोशिश करें, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, अनुलोम विलोम करें, ओम का उच्चारण करें. इससे क्या होगा, आपकी ब्रीदिंग जितनी अच्छी होगी उतनी तरीके से आपकी ये जो दिक्कत हो रही है वो सॉर्ट आउट होनी शुरू हो जाएगी. अक्सर हमें भी करनी पड़ती है, जब लगता है कि ब्रेथलेसनेस सी फीलिंग हो रही है या ज्यादा लंबा वॉइस ओवर कर दिया, ऐसा लगता है अंदर एनर्जी खत्म, इट्स गॉन. तो उस टाइम पे ब्रेक दे दो अपनी आवाज को, या उसके बाद थोड़ी बहुत अपनी आवाज को रेस्ट दो, थोड़ा योगा वगैरह अपने वोकल कॉर्ड्स के लिए. दी अदर क्वेश्चन, जिससे बहुत बार लोग
सफर करते हैं, सफर या यू नो दे जनरली वांट टू वर्क अपॉन इज द क्लैरिटी ऑफ स्पीच। तो प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम नहीं है, इट्स लाइक कि अगर हम बहुत धीरे धीरे एक एक करके वर्ड को बोलते हैं तो क्लियर आता है, बट जब Absolutely. फ्लो में बोल रहे होते हैं ना बहुत Yes, बार, yes, सो देयर इज नो क्लैरिटी। yes, yes. हाउ कैन वी इम्प्रूव दैट? तो ऐसे में क्या होता है ना, आपके एंडिंग नोट्स जो हैं उसमें भी कई दफा वो आधे आ पाते आधे नहीं आ पाते, तो उसके लिए कई सारी वोकल एक्सरसाइजेज है, उसको भी ध्यान देना पड़ता है, वो कर सकते हैं। जैसे कि थोड़ा सा फनी है देखने में भी, इट्स लाइक ये र जो साउंड है, आप जैसे छोटे बच्चे करते हैं समथिंग लाइक दिस, Okay. तो आपको कंटिन्यूअसली इसको थोड़ी देर के लिए करना है। तो इससे क्या होगा, आपकी टंग जो है वो रोल हो रही है, राइट? तो जब ये टंग रोल हो रही है, आपको ऐसा लगेगा कि कुछ वाइब्रेशन हो रही है, समथिंग Okay. यू नो इनसाइड योर, मतलब जैसे आपके टंग वाले पार्ट में इट्स लाइक इसको जितना भी आप खींच सकते हो आप वो ले जा सकते हो। अब मेरे साथ क्या होता है, बिकॉज माई नेम स्टार्ट्स विद आर, तो आई ऑलवेज से कि चलो ठीक है, जब से कभी ब्रेक ले लिया या जैसे वॉइस ओवर कर रहे हैं और आवाज थक रही है, तो उस वक्त मैं बंद कर देती हूँ एंड थोड़ी सी एक्सरसाइज करने के लिए, ओके राशि लेट्स स्टार्ट समथिंग लाइक दिस। अपने लिप्स को लिप ट्रिल कर सकते हो, लिप ट्रिल एक्सरसाइजेस, जैसे कि इट्स लाइक जैसे छोटे बच्चे जैसे बबल्स, आपने स्ट्रॉ ले ली और फिर जैसे ब्लो करते हैं ना, वो चीज आप करोगे तो इट्स लाइक बेसिकली आपका ये वाला जो पार्ट है इसकी मूवमेंट होनी, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इससे भी बहुत ज्यादा एनहेंसमेंट होती है, आपके वर्ड्स में क्लैरिटी आती है, और जितना आप कोशिश करोगे ना स्लो पेस में बोलने का, उतने इजीली आप यू नो हर चीज को अच्छे से कर पाते हो। फिर अगर आप अपनी स्पीड तेज भी करोगे ना, तो भी आपकी वो चीज बनी रहेगी। ओके यस ओके, यस यस सो इट्स मोर अबाउट कि जो टंग का और लिप्स का इसका फ्लेक्सिबिलिटी आपका यस, इट्स बहुत। वेरी इंपॉर्टेंट। बट आई मस्ट से कि जो आपने एक्टिविटीज अभी करा ना, ये देखने बहुत इजी लग रहा था, बट इट्स नॉट दैट इजी टू डू बिकॉज व्हेन यू वर सेइंग तो मैं ना साथ आई वाज ट्राइंग टू डू दैट, बट इट्स नॉट वेरी इजी, सो इट रिक्वायर्स प्रैक्टिस। या इनफैक्ट इसमें ये भी है कि आप नीचे से अपनी आवाज को ऊपर लेकर जाओ, तो इट्स लाइक कि जैसे कि मतलब ऐसे आप जैसे ऐसे करते हैं, इट्स लाइक कि आप ऊपर लेके जा रहे हो, आप नीचे लेके जा रहे हो, फिर ऊपर लेके जा रहे हो, नीचे लेके जा रहे हो। तो जब आप इसको कुछ कंटिन्यूएशन में कुछ देर के लिए करोगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि यार इट्स लाइक कि आपकी मतलब लिप्स योगा होगी, इट्स लाइक यू नो मतलब फेशियल आपका पूरा ये जो जॉ है, यू नो इट्स लाइक इसमें फ्लेक्सिबिलिटी सी लगेगी, स्पेशली इस वाले पार्ट में। तो ये चीजें बहुत इफेक्टिव होती है, और जो भी इस इंडस्ट्री में है, और वो तो आई एम श्योर करते ही होंगे, तो और जिनको इसके बारे में मतलब लगता है कि नहीं पता था, उनके लिए आई थिंक ये यूजफुल हो सकती है। बट आई वुड लाइक टू गिव अ क्वेश्चन, मतलब एक नोट हियर। आई थिंक दिस विल टेक टाइम, फर्स्ट टाइम करने में व्हाट यू जस्ट डिड, आई थिंक फर्स्ट टाइम में तो ये नहीं हो पाएगा, सो डोंट बी डिसहार्टेंड कि बट यस हियर आई विल से कि आप टंग ट्विस्टर भी ट्राई कर सकते हो। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदनी चौक में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। ये तो बहुत सिंपल, जैसे हम बच्चों मतलब जब हम बच्चे हुआ करते थे छोटे, मतलब छोटी एज में थे, तो तब से हम करते आ रहे हैं। ऐसे बहुत सारे टंग ट्विस्टर्स हैं, वो भी ट्राई कर सकते हैं शब्दों में क्लैरिटी लाने के लिए। माय पर्सनल क्वेश्चन टू यू, so a lot of times what happen is कि even if you know you have a good voice और clarity भी आ गया है, जो मैंने notice करा है, जब मे बी हो सके थोड़ा एडवांस लेवल की चीज हो जाएगी कि स्पेशली मैंने देखा है कि हाई पिच पर स्टिल आप बात कर सकते हो, जब लो पिच पर बात करने का आता है ना बात, सो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स यू नीड मॉड्यूलेशन बिकॉज यू वांट टू शो सर्टेन इमोशंस एंड यू वांट टू यूज कि आप एक लो टोन का यूज करना चाहते हो टू कन्वे दोज इमोशंस, और क्या होता है कि जब वो नहीं आता ना, तो आपकी बात बहुत फ्लैट लगती है, इमोशनलेस। How can we improve that? जैसे सिंगिंग में होता है ना, 3 सप्तक होते हैं, 3 ऑक्टेव्स होते हैं, जैसे कि मंद्र, मध्य और तार सप्तक। वैसे मतलब कि लो, मीडियम एंड हाई, वैसे ही आपकी वॉइस की रेंज भी जो है ना ऊपर नीचे जाती है। तो जब आपको नीचे लेवल पर बोलना है, इट्स लाइक कि ऊंचा बोल रहे तो आपको थोड़ा सा अपनी वॉइस को ऊपर लेके जाना है, लेकिन जब नीचे लेके जाना है ना, तो अपनी वॉइस को ये हमिंग जो है, इससे आपका बेस बनेगा, और आप लो पिच पे और ज्यादा जा सकते हो। तो यहाँ पर जैसे आप गए, तो इट्स लाइक कि जैसे कोई भी लाइन है, जैसे एक नॉर्मल लाइन हम लेते हैं, ओ तो ये तुमने किया है,
इट्स लाइक एक नॉर्मल लाइन, ठीक है। हम्म इसी को अगर आपको थोड़ा सा नीचे वॉल्यूम पे उस पे लेकर जाना है, नीचे लेवल से बात करनी है, ओह तो ये तुमने किया है, थोड़ा डाउन द लाइन आप इसको नीचे लेके जाओ कुछ स्टेप्स, देन हम्म ओह तो ये तुमने किया है। सो इट्स लाइक कि yeah. जितना आप नीचे जाओगे तो थोड़ा सा उसमें वजन भी पड़ेगा, थोड़ी सी भारी आवाज भी होगी। सो इट्स लाइक ये थोड़ी सी ऐसी टेक्निक्स जो है आपको फॉलो करनी पड़ती हैं। Okay. और भारी आवाज जैसे जितना बेस पे जाना चाहते हो उसके लिए आप हमिंग करो। हमिंग इज द बेस्ट सोल्यूशन फॉर दिस। या ओके जैसे सिंगर्स के हम जनरली देखते हैं कि वो अपने थ्रोट का बहुत ध्यान रखते हैं, अपनी हम्म वॉइस का बहुत ध्यान रखते हैं, उनकी कुछ लाइफस्टाइल हैबिट्स भी ऐसी होती हैं एंड व्हेन यू हियर देयर वॉइस जो अच्छे सिंगर्स होते हैं या तो इट फील्स लाइक ना ऑलरेडी ऑटो ट्यून्ड है यस उनकी यस। you have the same way of talking so when it Oh really? Thank you so much. so it really feels कि ना एक auto tuned आवाज को आप सुन रहे हो तो I definitely want to know कि ऐसी आवाज बनाने के लिए क्या लाइफस्टाइल फॉलो करना चाहिए, क्या कोई ऐसी चीजें हैं जो आप सैक्रिफाइस कर चुके हो या कोई Okay. ऐसी हैबिट जो आपने ओवर द टाइम फॉर्म करी है। ओके सी कुछ चीज़ों का तो परहेज करना पड़ता है बिकॉज आपका सारा वॉइस बेस्ड वर्क है। तो मेरी कोशिश रहती है थोड़े स्पाइसेस जो है मतलब मिर्च मसाले वाले खाने उनसे थोड़ा सा दूर रहा जाए, क्योंकि आई हैव सीन द मोमेंट आई स्टार्ट ईटिंग इस सारे जितने भी स्पाइसी फूड है थोड़ी देर के बाद ही ना मुझे ऐसा लगने लगता है कि नो नो माय वॉइस इज लाइक अभी ठीक नहीं है, खराब हो रही है, गला खराब हो रहा है। तो ये सारी चीजें मुझे अवॉइड करनी पड़ती है, मिर्च मसाले टाइप स्पाइसी फूड। देन ल्यूक वार्म वाटर इज Okay. रिक्वायर्ड। अगर आप वॉइस बेस्ड इंडस्ट्री में हो गले का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे पनीर खाया या आपने मिल्क ले लिया और एकदम से या छाछ आप पी रहे हो, आपने कुछ भी ऐसा ले लिया स्पेशली दही वगैरह के बाद कुछ ऐसा आपको लगेगा जैसे कि ना आपकी वॉइस जो है वो मतलब आपकी आवाज ठहर रही है, मतलब बात नहीं हो पा रही है। तो कहीं ना कहीं वो ब्रेकेज जो है वो आपकी वॉइस ओवर में आनी शुरू हो जाती है। यस तो कोशिश ये मैं करती हूँ कि जब भी वॉइस ओवर करना होता है इस तरह के खाने जो है मैं अवॉइड कर दूं। और डेयरी प्रोडक्ट्स मतलब वैसे मैं लेती हूँ लेकिन जब वॉइस ओवर करना होता है उस दिन मेरी कोशिश रहती है कि कर्ड आई शुड अवॉइड। कर्ड मैं नहीं लेती हूँ। बनाना या दैट हैज टू बी आल्सो अवॉइडेड बिकॉज ये ना म्यूकस पैदा करते हैं, आपके गले में खराश पैदा होती है। तो ये जितने भी खाने हैं ये इनका भी खाना का एक टाइम होता है। आप हर खाना हर टाइम के लिए सूटेबल नहीं है, तो यू हैव टू सी दैट क्लॉक ऑल्सो कि किस टाइम पर आप कैसा फूड इनटेक ले रहे हो। तो इन सब चीज़ों से फर्क पड़ता है। यस तो ऐसा नहीं है कि मैंने सारे खाने त्याग दिए हैं। आई डू एंजॉय गोलगप्पे ऑल्सो। एक और चीज़ जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी ना, अगर आप चाहते हो कि आपका गला हमेशा ठीक रहे तो कई दफ़ा ऐसा होता है ना हम अपने काम में इतने बिजी हो जाते हैं कि हम काफ़ी टाइम तक कुछ खाते नहीं है और जैसे ही हमें ब्रेक मिलता है हम तुरंत कुछ खा लेते हैं। कभी भी एकदम से खाना नहीं है, हमेशा पानी पीकर खाना चाहिए। यस उससे आपका गला जो है ना कभी भी खराब नहीं होगा, मतलब पकड़ा नहीं जाएगा। मेरा तो अक्सर ऐसा हुआ है और जब से मैंने ये टेक्निक फॉलो की है टचवुड गला ठीक रहता है। टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत चेंज आ रहे हैं, बहुत एडवांसमेंट्स आ रहे हैं, अच्छे भी हैं एक सेंस में, बुरा भी है कुछ कुछ। अगर मैं वॉइस ओवर इंडस्ट्री की बात कर रही हूँ, जैसे हम देख रहे हैं अब इतने एआई की यूज से एआई एंकर्स आ गए हैं और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में एआई वॉइस का यूज होने लगा है। तो क्या वॉइस ओवर इंडस्ट्री में भी इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है या क्या फ्यूचर देख रहे हो? ओके सो आई थिंक मतलब ये है हॉट टॉपिक ऑफ दिस सीजन मतलब एआई ने जब से एंट्री की है तब से बहुत सारे सेगमेंट्स में यही क्वेश्चन है, बहुत सारी इंडस्ट्री में यही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। थोड़ा बहुत इम्पैक्ट तो आया है लेकिन जो नेचुरल चीज़ है वो तो नेचुरली रहेगी। अब एआई के आने से ठीक है जितनी मर्जी आप सिंथेटिक वॉइस जो है वो आप क्रिएट कर लीजिए, लेकिन एक वो जो इमोशंस हैं, वो जो फीलिंग है, एक नॉर्मल एक इंडिविजुअल एक आर्टिस्ट के साथ जो काम करने का जो एक वो है मजा है, वो मशीन के साथ कहाँ से आएगा। आप वॉइस तो निकाल लेंगे लेकिन मान लो कई दफा ना आपके जो बिजनेस जो कनेक्शन बनते हैं सिर्फ ऐसे ही नहीं बनते हैं, उसमें इमोशंस भी होते हैं, राइट। तो वो कनेक्शन नहीं बन पाएगा जिससे एक बिजनेस कनेक्शन वाली बात होती है।
लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग वाली बात होती है। यहाँ पर तो ठीक है, मशीन को आप इंस्ट्रक्शन दो, वो आपको वैसी वॉइस जनरेट कर कर दे देगा, लेकिन उसमें भी ऐसी चीज़ें हैं कि आपको पता चल जाता है कि ये सिंथेटिक वॉइस यूज़ हो रही है, True. पॉज़ ही नहीं है, कहीं कोई फ़ील नहीं आ रहा है। अगर एक स्पीड में कोई वॉइस चल रही है तो वो चली जा रही है, चली जा रही है। सो लेट मी शेयर इंसिडेंट विद यू। रिसेंटली मेरे 2-3 क्लाइंट्स ऐसे थे जिन्होंने मुझे कहा कि मैम अब नेक्स्ट टाइम से हम एआई वॉइस के साथ ही जाना चाहेंगे। तो आई Oh. सेड ओके, कंप्लीटली फाइन, इट्स ओके। Hmm. सो 2 महीने के बाद वही क्लाइंट्स मेरे पास वापस आए कि आई मीन वी वांट टू कंटिन्यू विद योर वॉइस बिकॉज़ हमें वो क्वालिटी वर्क ही नहीं मिल पा रहा है, और पहले से हमारा जो वर्क है उस पे काफ़ी इम्पैक्ट आया है। तो Hmm. देखिए, ठीक है, टेक्नोलॉजी जितनी मर्ज़ी एडवांस हो जाए, लेकिन ह्यूमन वॉइस इज़ समथिंग, आप इंसानों के साथ तो इंसान ही फिर करेंगे ना, लाइक यू नो कनेक्ट। जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, जो एक क्वेश्चन आया मेरे माइंड में, जब एआई से आगे चल के अब डीप फेक आ गया है, तो जिसमें कि वॉइस को ही कॉपी कर लेते हैं, और कितने ऐसे वीडियोस आए हैं कि जिसमें कोई सेलिब्रिटीज हैं, उनके डीप फेक की हेल्प से ऐसे वीडियो बना देते हैं कि आप पता ही नहीं कर सकते। क्या ये वॉइस ओवर में नहीं हो सकता? बिल्कुल, अब तो आजकल क्लोनिंग होने लग गई है। मीन्स अगर आपका वॉइस का कोई पार्ट कोई सैंपल मिल जाता है कि उसी वॉइस के थ्रू आप कई सारी चीज़ें जो है वो क्रिएट कर सकते हो। बट आपके पॉडकास्ट के माध्यम से मैं ये मैसेज पहुँचाना चाहूँगी कि एक स्ट्रिक्ट लॉ बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी के बिना कहे, परमिशन के किसी की वॉइस यूज़ नहीं कर सकते हैं। और ये क्लोनिंग वाला, ये जितने भी आपने ये चीज़ें जो शेयर करी हैं, ये सब टोटली बैन हो जाना चाहिए, बिल्कुल बैन होना चाहिए। इसके लिए स्ट्रिक्ट एक्शन बिल्कुल लेने चाहिए ताकि फ्यूचर में इस तरह की कोई भी चीज़ क्रिएट ना हो। सो एक इंसिडेंट रिसेंटली बाहर के कंट्री में ही हुआ है, जो एक आर्टिस्ट के साथ ही हुआ था। उन्होंने कहीं पे अपनी वॉइस जो है वो शेयर की थी, और बाद में उन्हीं की जो वॉइस है किसी एक एक्सप्लिसिट कंटेंट के लिए यूज़ कर दी गई बिना उनके कंसेंट के, व्हिच इज़ रियली रियली वेरी स्केरी। तो आई थिंक इसके लिए आवाज़ उठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और एक स्ट्रिक्ट लॉ बनेगा तभी इस चीज़ को रोका जा सकता है। Now we move to the next segment, which is rapid fire. And I don't know, but मेरे को एक intuition है, this is going to be very interesting. So, shall we begin? Yeah, sure. An actor you would like to do voiceover for? There are many, but I think Vidya Balan. Okay. A voiceover project you would never want to take? So I think horror. Acha, that of a witch or Yeah. Yes, exactly. An artist you think has a best voice quality? शरद केलकर। एक बहुत ही common habit that degrades the voice immensely. जब आप बहुत सारी बर्फ लेते हो तो वो उस वजह से भी आपका जो है गला खराब हो जाता है। Most weird thing you have heard about your profession from people? ये तो बड़ा आसान है, बस रीडिंग ही तो करनी है और कुछ नहीं। Okay. Your biggest sacrifice to become a successful voiceover artist? Yeah, sunlight. Okay, because you have to sit in a dark room. Absolutely. Yeah. One thing you would like to change in voiceover industry? बजट नहीं है। बिकॉज अक्सर यही लाइन सुनने को मिलती है, मैडम बजट नहीं है, प्लीज कर दो। Now we move to the last segment of today's episode, which is gift from the guest. And already I think बहुत सारी techniques, बहुत सारी information आप share कर चुके हो, but still we would like to know what is that gift you have got for us? ओके, सो सी आई मीन इस इंडस्ट्री में आने के बाद जो मैंने एक चीज़ सीखी है वो ये है कि आप जिस भी स्किल में होते हो ना, एक तो उसको रिस्पेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही साथ कोशिश ये होनी चाहिए कि अब जैसे वॉइस बेस्ड वर्क है, मेरी ये कोशिश रहती है कि जितने भी नेगेटिव वर्ड्स हैं अपने अंदर ना लेके आऊँ और ना ही उन्हें बोलूँ अपने वर्ड्स में। बिकॉज क्या होता है कि आप जब जितना भी नेगेटिव वर्ड्स बोलते हो, जैसे कि मान लो कोई भी सिचुएशन ऐसी आ गई और वो आपके कंट्रोल में नहीं है, आपकी फ्रस्ट्रेशन निकल रही है, कुछ भी है, तो आपने कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ कर दिए। तो कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि जब कभी ऐसी सिचुएशन आई और फ्रस्ट्रेशन में कुछ ऐसे वर्ड्स बोल दिए, बाद में रिग्रेट होता है कि नहीं बोलने चाहिए थे। बिकॉज वो जो आप नेगेटिव वर्ड्स यूज़ कर रहे हो, वो आप नेगेटिव एनर्जी अपनी बॉडी को दे रहे हो, और वो कहीं ना कहीं आपकी वॉइस में भी आ रही है।
तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं वो आपकी स्किल पर भी इम्पैक्ट डालती है। बिकॉज जैसे कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि अरे यार अचानक ही मेरा जो गला है वो मैं आवाज़ अच्छे से निकाल नहीं पा रही हूँ, मैं बोल नहीं पा रही हूँ। तो कहीं ना कहीं वो जो चीज़ है वो आपकी स्किल पर इम्पैक्ट डालना शुरू हो जाती है। तो जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, सो हमेशा एक पॉजिटिव वाइब्रेशन की तरह अपने बॉडी को भी अच्छे वर्ड्स के साथ बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मेरी कोशिश रहती है कि अगर कभी कोई किसी वजह से मूड ऑफ भी हो जाए या फिर किसी ने कुछ ऐसे वर्ड्स बोल दिए हैं जो आपकी कंट्रोल से बाहर है अब, और आप फ्रस्ट्रेशन में आपने कुछ ऐसे वर्ड्स बोल दिए, तो कहीं ना कहीं वो आप उसको तो लगेंगे नहीं बट आपकी बॉडी को लग जाते हैं। सो बेटर है कि वो वर्ड्स अवॉइड करना ही ज़रूरी है। तो मेरी एक छोटी सी टिप बस यही है कि जितना हो सके अपने आप से नेगेटिव टॉक्स नहीं करनी है, नेगेटिव टॉक्स नहीं करनी है, नेगेटिव वर्ड्स नहीं बोलने हैं, ताकि आपकी जो वॉइस है, जो आपको एक एक गिफ्ट मिला है आपके मतलब जो ऑलमाइटी से गिफ्ट मिला है, वही गिफ्ट रिटर्न बैक आप उन्हें भी कर सके, अपनी सोसाइटी को कर सके। सो ऑलवेज यूज पॉजिटिव वर्ड्स ओनली। दैट्स अ ब्यूटीफुल गिफ्ट, आई मस्ट से। एंड आई डोंट थिंक कि हम लोग कभी उस लेवल पे जाके सोचते हैं कि हम जो वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं वो हमारी बॉडी पे, हमारी वॉइस पर भी इतना इफेक्ट डालती है। सो थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम एंड इतनी यूजफुल इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए, प्लस इतनी इंटरेस्टिंग इंसिडेंसेस शेयर करने के लिए, एंड सिटिंग नेक्स्ट टू सच अ टैलेंटेड पर्सन एंड अ टैलेंटेड आर्टिस्ट is a different feeling in itself. So thank you so much again for being a part of today's talk show, and it was a great pleasure having you. Thank you so much, Sherry, and I wish you all the very best for your upcoming podcasts. Yeah, good luck. Thank you so much.